स्टूडेंट, आज हम लोग सीखते हैं वॉइस। वॉइस सीखेंगे। वॉइस की हिंदी क्या होती है तो आप बताएंगे वॉच। क्या होती है? वॉच। वॉइस की हिंदी आपने जाना क्या होती है? वॉइस। अब एक बात समझना, इस वॉइस का कार्य क्या होता, तो आप इतनी बात याद रखिएगा, वॉइस का कार्य ये इतना होता है कि वो बताता है वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है। बात समझ पा रहे कि नहीं? वॉइस का काम ये हुआ बताने का कि सब्जेक्ट मेन है या ऑब्जेक्ट मेन है। बात समझ पा रहे कि नहीं? अभी जो वॉइस है आपका, वॉइस को हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं? दो। जी हाँ, तो पहला भाग आप बोलेंगे जिससे आप कहोगे एक्टिव वॉइस। क्या बोलोगे आप? एक्टिव वॉइस। एंड सेकेंड आपका क्या होगा? पैसिव वॉइस। बात समझ पा रहे हैं आप? किसी को डाउट तो नहीं है? मैंने कहा कि ये जो वॉइस है आपका दो टाइप का है, एक आपका एक्टिव वॉइस, सेकेंड आपका पैसिव वॉइस। समझ पा रहे हैं आप? वॉइस का कार्य क्या होता है? तो वॉइस का कार्य होता है कि ये बताना कि उस वाक्य में सब्जेक्ट प्रधान है या आप बता सकते हो कर्म प्रधान है। ठीक है ना जी? एक्टिव का हिंदी अगर जाना जाए तो एक्टिव हो जाएगा हिंदी कर्तवाच्य। क्या बताओगे आप? कर्तवाच्य। ठीक है। और इसी तरीके से हम पैसिव का अगर हिंदी जाने तो ये हो जाएगा, आप बताएंगे कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कर्मवाच्य। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? आपने सीखा कि एक्टिव वॉइस की हिंदी क्या होती है? कर्तवाच्य। और पैसिव की हिंदी क्या होती है? तो आप बताएंगे कर्मवाच्य। वॉइस कितने प्रकार का होगा? तो आप बताएंगे दो प्रकार का। ठीक है ना? अब आप समझिएगा कि ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो आप बताएंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है। जी हाँ, मैं एक्टिव वॉइस के बारे में सीख लेता हूँ। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है आप बताएंगे, जिन वाक्यों में, मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, जिन वाक्यों में क्रिया के द्वारा, क्रिया को आप इंग्लिश में वर्ब भी कहते हो, लिख लीजिएगा वर्ब। जिन वाक्यों में क्रिया के द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है उन्हें एक्टिव वॉइस कहते हैं। उन्हें एक्टिव वॉइस कहते हैं। समझ पाए आप? एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक बार आप ही समझिएगा, फिर आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा जिन वाक्यों में क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा कर्ता को मतलब सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, उन्हें क्या कहेंगे आप? एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, इसका मतलब हुआ सब्जेक्ट को मुख्य बनाया जा रहा है। समझ पा रहे हैं आप? जैसा कि मैं आपके सामने एक सड्डे से लिखता हूँ, राम इज ईटिंग द फूड। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे मैंने लिखा राम इज ईटिंग द फूड। तो इसमें आप जरा देखो मुख्य क्या है, किससे मैंने सब्जेक्ट बनाया है, तो आप बताएंगे राम को। यहाँ प्रधानता किसको दी गई है? राम को। अगर मैं यहीं पे लिखता पैसिव वॉइस, तो जरा देखिएगा ध्यान से, पैसिव वॉइस क्या होता है इसके बारे में सीख लेते हैं। तो आप बताएंगे पैसिव वॉइस क्या होता है। सेम लिखेंगे आप, जिन वाक्यों में क्रिया के द्वारा कर्म मतलब समझ रहे हो ना? ऑब्जेक्ट। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है उन्हें पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस कहते हैं। जी हाँ, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मैंने क्या कहा? जिन वाक्यों में क्रिया के द्वारा कर्म मतलब ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, उसे क्या कहेंगे आप? पैसिव वॉइस। जैसे मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो हो जाएगा द फूड इज बीइंग ईटन बाय
राम। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? आप जरा देखो इस वाक्य में हम मेन किसको बनाए, मुख्य किसको बनाए, तो आप क्या बताएंगे? आप फूड को। यानी कि मैंने इसमें प्रधानता किसको दी है, तो आप बताएंगे ऑब्जेक्ट को। बात समझ पा रहे हैं ना? एक बार फिर समझ से फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पैसिव वॉइस। वॉइस का कार्य क्या होता है? वॉइस का कार्य ये होता है कि आप सेंटेंस में बताने का कार्य होता है कि उसमें प्रधान कौन है, ऑब्जेक्ट या आप बता सकते हो सब्जेक्ट। समझ पा रहे हो ना? एक्टिव वॉइस की हिंदी कर्तवाच, पैसिव वॉइस की हिंदी क्या होती है? कर्मवाच। आप सब जान रहे होंगे, ठीक है। और मैंने ये लिखा, आप इसे याद कर लीजिएगा, फिर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आपसे नोट करिएगा। चलिए आइए अब आगे सीखते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि एक्टिव वॉइस कितने टेंसेस की बनाई जाती है, तो आपका आंसर 12। यानी कि एक्टिव वॉइस 12 टेंसेस की बनाई जाती है, जबकि पैसिव वॉइस कितने टेंसेस की बनाई जाती है? 8। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 1 डाल करके। एक्टिव वॉइस निम्नलिखित 12 टेंसेस की बनाई जाती है। समझ पा रहे हैं आप? मैंने क्या लिखाया, ये जो आपका एक्टिव वॉइस है कितने टेंसेस के बनाए जाते हैं? 12। चलो मैं 12 टेंसेस से लिखता हूँ। नंबर 1 आपका क्या है, तो आप बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? एंड सेकंड आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे हैं? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे देखिएगा। अब प्रेजेंट का लिख दिया आगे। अगला है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड अगला है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड अगला है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक मिनट इसको बुलाएंगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला है आपका पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। अब इधर आते फ्यूचर वाली पार्ट लिख देते हैं। इधर लिखेंगे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये आपका कौन सा नंबर है, तो आप बताएंगे 9वां नंबर है, ठीक है। यहाँ से आप लिखिएगा 9वां नंबर आपका है। अगला आपका 10वां है, तो आप बताओगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एंड अगला है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड अगला है आपका फ्यूचर परफेक्ट, थोड़ा सा सही लिख देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब समझिए पहले ध्यान से। मैंने बोर्ड में लिखा है कि एक्टिव वॉइस निम्नलिखित 12 टेंसेस की बनाई जाती है। यानी कि जो मेरे 3 टेंसेस होते हैं, 3 से भी 12 हो जाते हैं, उन सभी टेंसेस की क्या बनाई जाती है?
एक्टिव वॉइस। बट पैसिव वॉइस इसके बाद में सीखेगा, पहले आप इसको सीख लीजिए। जैसे आपके पास लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, और ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगला आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये आगे नहीं है तो मैंने इसे नीचे लिख दिया, समझ पाए ना। ये 12 टेंसेस की इकाई बनाई जाती है, तो आप बताएंगे एक्टिव वॉइस। अब आप इसे नोट करिए, फिर बताते हैं पैसिव वॉइस कितने टेंसेस की बनाई जाती है। चलिए अब सीखते हैं हम कि पैसिव वॉइस कितने टेंसेस की बनाई जाती है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पैसिव वॉइस निम्नलिखित 8 टेंसेस की बनाई जाती है। जी हाँ, आपने सीखा कि पैसिव वॉइस कितने टेंसेस की बनाई जाती है, 8। तो मैं 8 टेंसेस से लिख रहा हूँ। पहला आपका होगा तो आप बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड अगला है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट 5 नंबर में आप बताएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। 6 नंबर में आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला आता है आपका 7 नंबर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगला है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए समझिए, पहले देखिए आपके सामने लिखा कि जो पैसिव वॉइस है कितने टेंसेस की बनाई जाती है, तो आप समझेंगे। अब बताएंगे 8 टेंसेस की। ठीक, पहला आपका क्या है तो आप बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड सेकंड है आपका, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में किसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, तो आप बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पास्ट में, तो पास्ट में भी आप बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर में तो आप बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ कि निम्नलिखित टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। ठीक है, स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक, तो पहला आपका टेंस क्या होगा, आप बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अगला है आपका तो आप बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, एंड नेक्स्ट है आपका
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला है आपका लास्ट 4 नंबर में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ पाए आप? यानी ये जो 4 टेंसेस लिखे हैं इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है और ये 8 टेंसेस लिखे हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ठीक, अब हम सीखते हैं थोड़े से रूल, उसके बाद आते हैं डायरेक्ट एक्टिव से पैसिव बनाना सीखते हैं। ठीक है, रूल नंबर आपका 1 होगा, इसमें लिखेंगे आप एक तरफ एक्टिव वॉइस और यहाँ आप लिख देंगे चेंज और बीच में लिख देंगे इनटू और यहाँ लिख देंगे आप पैसिव वॉइस। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे मैं कुछ रूल से लिख रहा हूँ जो आपको एक्टिव में दिए होंगे, जब आप पैसिव में चेंज कर रहे होंगे तो वो आप क्या बना रहे होंगे। तो जैसे पहले आप लिखिएगा आई चेंज इनटू पैसिव में हो जाएगी क्या, तो आप बताएंगे मी। अगला आता है वी चेंज इनटू अस। अगला है यू चेंज इनटू पैसिव, तो आप बताएंगे यू। अगला आपका है दे और दे चेंज इनटू पैसिव में बताएंगे देम। क्या बताएंगे आप? देम। अगला है आपका ही चेंज इनटू हिम। अगला है आपका सी। अगला आपका है सी चेंज इनटू आप बताएंगे हर। नेक्स्ट आपका है इट चेंज इनटू इट्स। क्या हो जाएगा? इट्स। आगे आ जाएगा आपका नेम। किसी भी व्यक्ति का नेम होगा तो नेम आपका रहेगा नो चेंज। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? अब भाई मीरा का तो हम हीरा कह नहीं सकते, जिसका जो नाम है वही रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? यानी पहले सुन लीजिए आप लोग ध्यान से, अगर एक्टिव में आई है तो पैसिव में क्या बनेगा? मी। अगर एक्टिव में वी है तो पैसिव में अस बनेगा। एक्टिव में यू है तो पैसिव में यू ही रहेगा। और अगर एक्टिव में दे है तो पैसिव में देम हो जाएगा। एक्टिव में ही है तो पैसिव में हिम हो जाएगा। अगर एक्टिव में सी है तो पैसिव में हर होगा। एक्टिव में इट है तो पैसिव में आपका इट्स होगा। किसी व्यक्ति का नाम होगा तो वो चेंज नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप इसे नोट करिए। चलिए, अब मैं सीख रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके कुछ रूल सीखेंगे फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जल्दी देखिए। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपका कितने भाग में डिवाइड होता है, तो आप बताएंगे 3 भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक, तो चलो मैं अफर्मेटिव स्टार्ट करवाता हूँ और इसका स्ट्रक्चर बनवाता हूँ, फिर आपसे करवाता हूँ पैसिव वॉइस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इसकी हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हिंदी आती है, इसमें पूछते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, और यदि आप ज़्यादा ही ज़रूरी है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से टेंस वाली वीडियो देखिएगा, फिर आप आगे आइएगा। ठीक, यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा आप। स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, बताएंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस लिखेंगे आप सब्जेक्ट। समझ पाए आप बात मेरी? मैं किसका स्ट्रक्चर लिखवाया हूँ? पैसिव वॉइस का। किसका स्ट्रक्चर है ये? पैसिव का। तो पैसिव में सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? ऑब्जेक्ट। फिर आपको इस एम आर में से कोई एक लिखना होगा, जो कि यहाँ पे ई मिस हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? आर लिखा, उसके बाद वर्ब इक्वल्स फॉर्म लगाएंगे थर्ड, फिर आप बाई लिखेंगे, फिर क्या? सब्जेक्ट। याद रखना पैसिव वॉइस बिना थर्ड फॉर्म के बन ही नहीं सकता, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, फिर आगे करवाता हूँ पैसिव वॉइस। यहाँ से लिखता हूँ मैं एक्टिव। एक्टिव में लिखूंगा राम कुक्स द फूड। ठीक है, अगला है आपका एक्टिव वॉइस। ही प्लक्स द फ्लावर। ठीक, नेक्स्ट है आपका एक्टिव वॉइस में वी प्ले द हॉकी। एंड नेक्स्ट आपका है
दिखेगा ना ये, यू रीड द रामायण। चलिए अब इधर सभी लोग समझिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ाएंगे। देखिए अच्छा एक बात बताओ, अब ये तो जब हमें एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस दिया जाएगा उस कंडीशन में आपको हिंदी तो देनी जाएगी, तो आप कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है? तो एक बात समझिएगा पहले, अगर वो प्रेजेंट का होगा तो वर्ब में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, बात समझ पा रहे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया गया होगा। तो समझ जाएंगे आप कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बात समझ पा रहे हैं? अगर नॉट आया तो नेगेटिव होगा, नॉट नहीं है तो समझो अफर्मेटिव है, और आपको समझते इंट्रोगेटिव होगा तो आप व्हाट से स्टार्ट होगा या तो कोई सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा। अच्छा एक बात समझो थोड़ा सा, अगर इसमें सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे आप, डू या डज। आप समझ पा रहे हैं? यदि वाक्य डू या डज से स्टार्ट है तो आप समझ जाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इंट्रोगेटिव का, अफर्मेटिव का फर्स्ट टाइप है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब इनका मैं पैसिव वॉइस करवाता हूँ, ध्यान समझिएगा सबसे पहली बात, ठीक है? जैसे आप देखिएगा यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा एरो से समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये एरो इधर बनाया मैंने, इसको मैंने इधर बनाया और इसको मैंने इस जगह पे बना दिया। इस बात को आप समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं हमें? देखो जो लास्ट वाला है उसको उठाकर कहाँ लेके आएंगे, पहले, और जो पहले वाला उठाकर कहाँ ले जाएंगे आप, सबसे बाद में ले जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? लास्ट वाला पहले आ जाएगा और पहले वाला बाद में चला जाएगा, बीच वाला बीच में ही रहेगा। लेकिन याद में रहना ये वर्ब है, इस वर्ब से पहले मुझे क्या लगाना होगा, इस एम आर में से कोई एक लगाना होगा। समझ पा रहे हैं आप? जैसे देखिएगा, जैसे मैंने लिखा ही और यहाँ सी और लिख दिया मैंने इट, क्या लिख दिया, इट, या फिर किसी भी व्यक्ति का क्या होगा, नेम, तो इसके साथ आप हमेशा किसका प्रयोग करोगे, इसका। समझ पाए आप? ही सी इट या नेम में से किसी का भी आ जाएगा, नाम किसी का आ सकता है, उसके साथ आप सहायक क्रिया क्या लगाओगे, इज लगाओगे। अगर आपके पास आ गया आई तो आई के साथ स्पेशल रूल क्या लिखोगे आप, एम। अगर यहीं पे आ गया यू, आ गया आपके पास यू आ गया, या दे आ गया, या वी आ गया, तो इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, तो बताएंगे आप किसका प्रयोग, आर का। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? अच्छा एक बात और सुनो, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखो अगर मैं बात करूं एक्टिव वॉइस की, किसकी बात करूं, एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया किसके अनुसार लगती है, तो आपका आंसर सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर मैं बात करूं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया किसके अनुसार लगती है, तो आंसर आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिएगा ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है क्या, फूड। बात समझ पा रहे हैं? फूड के साथ आप इज लगाओगे कि आर लगाओगे कि एम लगाओगे। पहली बात देखो, एम तो लगने वाला है नहीं क्योंकि ये आई है ही नहीं, ठीक है। अब बचा या तो इज लगेगा या तो आप आर लगाएंगे। जरा आप ध्यान से देखिए, फूड के साथ आप किसका इस्तेमाल करने वाले हो, तो आप बताओगे इसका प्रयोग करोगे, किसका, इसका। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बाद वाला उठाकर इधर लाऊंगा ना, चलो मैं इधर उठा के लाया हूँ, तो ये हो जाएगा द फूड। यहाँ आप लिखेंगे पैसिव वॉइस, क्या लिखेंगे आप, द फूड। यहाँ तक किसी की दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ाएंगे और ये इस एम आर में से कोई एक लगाएंगे, इस एम आर में से कोई एक लगाएंगे, तो यहाँ पे आप लिखने वाले हो क्या, इस। ये दो को आप इस्तेमाल करने वाले नहीं हो। आगे बढ़ाओ, ये वर्ब दिख रही ना, ये वर्ब तो बीच में ही रहेगी, लेकिन याद रखना इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, तो आप बताएंगे थर्ड। जैसे कुक लिखा है तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक। आप देखिए वर्ब लगा दिया, इस एम आर में से कोई एक लगा दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। आप क्या चाहिए मुझे, बाई। तो चलो मैं इस जगह इसको इरेज करके लिखता हूँ क्या, बाई। क्या लिखता हूँ, बाई। आप चाहिए क्या, सब्जेक्ट। देखो मैंने कहा था यदि एक्टिव में कोई नाम है तो पैसिव में भी क्या होगा, नाम ही होगा। यानी आप यहाँ पे राम ही लिखने वाले हैं। बोलो समझ पाए बात को कि नहीं समझ पाए हैं? आगे फिर बढ़ाते देखिए जरा, अगला सेंटेंस से सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये पूरा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी सबसे पहले आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, चलो यहाँ पहले लिख दो पैसिव। ऑब्जेक्ट है आपका द फ्लावर। क्या है, तो आप बताएंगे द फ्लावर। अब एक बात याद रखना, फ्लावर है तो मैं सहायक क्रिया कौन सी लगाऊंगा, इस। आप जरा देखिएगा, ये वर्ब है प्लग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे प्लग्ड। यानी आपने ऑब्जेक्ट लिखा, इस एम आर में से कोई एक लिखा, वर्ब लिखा, फिर वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया, तो ये क्या,
तो आप बताएंगे बाई। क्या लिखेंगे आप? बाई। फिर क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट। आपने सीखा कि यदि सब्जेक्ट में ही है, एक्टिव में ही है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा? हिम। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आगे समझिएगा। अगला संडे से मेरा क्या है? हॉकी से स्टार्ट करेंगे। आप क्या करेंगे? आप हॉकी से स्टार्ट करेंगे। द हॉकी। क्या लिखोगे? द हॉकी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हॉकी के साथ आप सहायक क्रिया क्या लगाने वाले हो? इस। क्या लगाओगे? इस। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो ये प्ले है ना, प्ले की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। किसी को डाउट तो नहीं है? अब ये वर्ब की बात क्या लगाने वाले हो आप? बाई। चलो मैंने क्या लिखा? बाई। समझ पा रहे हो आप? उसके बाद आप क्या करेंगे? ये वी एक्टिव में है तो पैसिव में क्या हो जाएगा? अभी मैंने चार्ट बनवाया था, उसमें से आप देखते जाना, ठीक है। अगला सेंटेंस मेरा क्या है? रामायणा। क्या है? रामायणा। तो मैं लिखूंगा द रामायणा। अब रामायणा के साथ आप क्या लगाओगे? इज लगाओगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आपने इज लगाया और वर्ब है रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। फिर आप क्या लिखोगे? बाई। और ये यू क्या रहेगा? यू आपका यू ही रहेगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, और अब यदि समझ में आ रहा तो आप इसे नोट करिएगा, ठीक है। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ सी सिंग्स अ सॉन्ग। अच्छा एक बात बताओ, यदि हमें किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो आप किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? तो आप बताएंगे क्या? किसका? क्या मतलब? व्हाट। क्या से आपको क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे कि नहीं? देखिए, जैसे आपसे यहाँ कहूँ सी सिंग्स अ सॉन्ग, मतलब गीत गा रही है। अगर मैं यहीं पे बोल देता क्या गा रही है, तो आंसर मिला क्या? एक गीत गा रही है, ठीक है। और जो क्या से आंसर मिलता है वही मेरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जब इसका मैं पैसिव वॉइस बना रहा हूँगा तो उस कंडीशन में ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे आ सॉन्ग, लिखेंगे आ सॉन्ग के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे आप? इस। समझ पा रहे हैं आप? वर्ब लिखेंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। यानी हो जाएगी क्या? सिंग, सैंग, संग, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होगा क्या? बाई। बाई सी को कन्वर्ट कर देंगे आप किस में? हर में। अगला सेंटेंस है आ नोवेल, यानी जब आप पैसिव बना रहे होंगे तो उस कंडीशन में आएगा आ नोवेल। आ नोवेल मतलब एक नोवेल, और एक है तो आप सहायक क्रिया क्या लगाओगे? आप इज लगाओगे। उसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म लिखोगे आप, क्या हो जाएगी? रीड, रेड, रीड, ठीक। आगे लिखेंगे बाई और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? ही, और ही किस में कन्वर्ट होता है? तो आप बताएंगे ही में। अगला सेंटेंस आपका इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें द रूम्स, ऑब्जेक्ट क्या आपके पास? द रूम है, और द रूम के साथ आप सहायक क्रिया क्या लगाओगे? आप इस। उसके बाद आपको लिखना होगा क्लीन, और क्लीन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्लीन। उसके बाद बाई। क्या लिखेंगे आप? बाई। और ये हो जाएगा आपका बाई गरिमा। मैंने कहा था नाम किसी का बदलेगा नहीं, ठीक है। अगला सेंटेंस आपका है आई प्ले द गिटार। गिटार मैंने समझ रहा हूँ ना, प्ले माने क्या होता है? तो आप बताएंगे बजाना, ठीक। प्ले माने खेलना नहीं, गिटार को खेला नहीं जाता है, बजाया जाता है, तो आप भी बताएंगे यहाँ पे बजाना। और ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, और ये आपका सब्जेक्ट। तो मुझे स्टार्ट किससे करना है? तो आप बताएंगे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपका है द गिटार, ठीक है। और गिटार होगा, उसके बाद गिटार के साथ आप सहायक क्रिया इज लगाओगे। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? प्लेड। फिर आप लिखेंगे बाई, और आई कन्वर्ट इनटू मी। समझ पा रहे हो ना? अगला सेंटेंस है तो आप बताओगे सब्जेक्ट ये है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैं सबसे पहले किसका प्रयोग करने वाला हूँ? तो आप बताएंगे ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट आपका आएगा आ नोट बुक। समझ पा रहे हो कि नहीं? आ आया तो मतलब एक आया, और एक के साथ आप हमेशा किसका प्रयोग करते हो? इसका। और बाई की थर्ड फॉर्म बॉट लिखोगे। फिर आप लिखोगे क्या? बाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे कन्वर्ट इनटू देम। समझ पा रहे हैं आप? अब आगे जरा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा रिया टीचर्स मी इंग्लिश ग्रामर। अब इसमें आपको डबल ऑब्जेक्ट है। कितने? यहाँ देख रहे थे जो ऊपर के सारे सेंटेंस थे इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट था, तो आप पीछे वाले को उठाकर आगे कर देते, आगे वाले को बाद में। लेकिन जब डबल ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। डबल ऑब्जेक्ट मतलब आप एक वर्ड याद रखेंगे आईडी। क्या याद रखेंगे आप? आईडी। आईडी बोले तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे आप? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे कि नहीं? डी बोले तो आप बताएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे कि नहीं? अच्छा जब बताओ, जब मैं आईडी लिखता हूं तो पहले क्या आता है? आई या डी? क्या आता है? यहां पे मैंने लिखा। अच्छा जब मैं आईडी बोलता हूं तो मैंने कहा सबसे पहले कौन अच्छा आता है? आई। तो आई आया तो समझेंगे सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा? तो आप बताएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट आएगा? और बाद में डी आता है मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा?
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखना जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है, आप बताओगे सजीव होता है। क्या होता है, सजीव। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, तो आप बताओगे निर्जीव होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जैसे आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया ना, इनडायरेक्ट मी मतलब क्या है, सजीव है कि निर्जीव है, तो आप बताओगे सजीव। और ये ग्रामर में क्या जीव होता है, बिल्कुल नहीं, ये कैसा आपका निर्जीव है। तो आप अब आगे बढ़ाइएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना जब हम पैसिव बना रहे होंगे तो उस कंडीशन में सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे आप, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। किससे स्टार्ट करेंगे आप, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, मी। और मी जब ये आएगा पैसिव में तो क्या बन जाएगा, आई। और आई के साथ क्या लिखोगे आप, एम। समझ पा रहे हो कि आपके नहीं समझ में आ रही बात? और यहाँ पे फिर क्या लिखोगे आप, वर्ब। वर्ब है आपकी टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो बचा हुआ इसे आप लिखिएगा इंग्लिश, इंग्लिश लिखना है। फिर आपको लिखना है इंग्लिश ग्रामर। बात समझ पा रहे कि नहीं? फिर आपको लिखना होगा बाई, और बाई क्या लिखेंगे, रिया। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? आपने क्या सीखा कि जब ऑब्जेक्ट दो आ रहे होंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, उस कंडीशन में हम पैसिव वॉइस किससे बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। किससे बनाएंगे आप, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। और याद रखना यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, बात समझिएगा मैंने क्या कहा, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बना रहे होंगे तो उस कंडीशन में इनडायरेक्ट के पहले टू या फॉर लिखेंगे। समझ में आई बात? एक बार फिर समझिएगा। यदि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, तो उस कंडीशन में हम पैसिव वॉइस किससे बनाएंगे, तो आप बताएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। यदि हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाना होगा तो इनडायरेक्ट के पहले आपको टू या फॉर में से कोई एक लिखना होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलो मैं इसको करवा देता हूँ इस जगह पे, देखिएगा पहले यहाँ पे। चलो मैं मान लेता हूँ, मैं किससे स्टार्ट करता हूँ, अब इंग्लिश ग्रामर से। किससे स्टार्ट कर रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर। अब आप जरा देखिएगा, इंग्लिश ग्रामर के साथ आप क्या लगाओगे, इज। समझ पा रहे हो? उसके बाद तो आप वही लिखोगे वर्ब, यानी कि टॉट आएगा, TAUGHT। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे आप, जरा देखिएगा, ये लिख गया। अब लिखना होगा आपको क्या, मी। लेकिन मी से पहले क्या लगाओगे आप, टू मी। और उसके बाद बाई क्या लिखोगे, रिया। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इस टू की जगह पे आपकी मर्जी, चाहे टू लगा दो या फॉर लगा दो, दोनों आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे समझ में आ रही सारी बातें, और समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद वाले सारे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।